नीतीश कुमार जी और लालू जी पर है, चुनाव बिहार पे है और केंद्र पर रेफरेंडम कहां हो जाएगा। पहले यहीं पर बात कर लें। इसलिए कुछ भी जोड़ें, हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 2/3 बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तो 2/3 बहुमत से जीतेंगे। तो इस तरह से हर कोई राजनीतिक दल अभी भी जीत की उम्मीद पाले हुए है, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन महागठबंधन सरकार बनाने के करीब पहुंच चुका है। हमारे साथ राहुल देव साहब, वरिष्ठ पत्रकार, टी.आर. रामचंद्रन साहब, हमारे साथ बाहर से भी कुछ मेहमान, राजीव रंजन जी जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी, प्रभात झा साहब भी बने हुए हैं। राजीव रंजन जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, हर कोई ये कह रहा है कि महागठबंधन में आपको लगता है नीतीश कुमार की छवि का जो फायदा है वो महागठबंधन को मिला है? निश्चित तौर पर एक विश्वसनीय नेतृत्व और 10 वर्षों का जांचा परखा जो विकास का ट्रैक रिकॉर्ड है। लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी को दांव पर लगाने के बाद भी एनडीए बहुत पीछे रही है और आपको अब रुझान मिलने लगेंगे जो एग्जिट पोल के नतीजों से भी साफ हो जाएगा कि बिहार में हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम एक 2/3 बहुमत की उम्मीद कर रहे हैं। लालू प्रसाद के दबाव में तो नहीं आएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस समय एनडीए के साथ थे, बिहार में अल्पसंख्यकों को भी लोगों ने समझाने की कोशिश की थी। उस दौर में भी कसौटी पर खरे उतरे। आज भी लालू प्रसाद जी के साथ जो हमारा गठबंधन है, गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बिल्कुल 10 वर्षों में जिस तरीके से बिहार को नेतृत्व उन्होंने दिया है, 5 वर्षों में वैसा ही नेतृत्व बिहार को मिलेगा। ये वाकई में सफल हो पाता है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे राजीव जी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभात जी, एक बड़ा ही हाइपोथेटिकल सवाल, काल्पनिक सवाल आप इसे कह सकते हैं, जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे होते तो आज क्या तस्वीर होती? देखिए, जो चीज हो नहीं सकती थी उसका उत्तर देना भी हाइपोथेटिकल ठीक नहीं होगा। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोगों ने चुनाव लड़ा है और उसके परिणाम की आशा है। आप भी इस समय नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं और हम सब की उम्मीद है कि हम सब लोग बहुमत की ओर बढ़ेंगे और यह विश्वास के साथ ही वहां से लोग लौटे हैं और वहां काम किया है लोगों ने। प्रभात जी, ये सवाल हमने बिहार में अपने तमाम रेस्पोंडेंट से भी पूछा था कि लालू प्रसाद यादव का साथ लेने से क्या नीतीश कुमार को फायदा हुआ या नुकसान। जो सवाल था उसमें स्पष्ट था कि नीतीश कुमार को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपकी पार्टी ने भी निशाना एक तरह से सिर्फ लालू प्रसाद यादव को बनाया। तो क्या हम ये मान लें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर मान रही थी कि नीतीश कुमार पर निशाना साधना बहुत आसान नहीं है, विकास के मुद्दे पर बहुत ज्यादा नीतीश कुमार को आप गलत नहीं ठहरा सकते? देखिए, हम गलत ठहराना, हमने 7.5 साल काम किया, लेकिन विश्वासघात किसने किया? किसने इस्तीफा दिया? किसने जीतन राम मांझी को बनाया? ये सब नाटकीयता थी और वो कुल मिलाकर अपने को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार मान रहे थे। और नरेंद्र मोदी जी के सामने वो कैसे मिलेंगे? इन सब नाटकीयता से राजनीति होती है सच्चे अर्थों में जमीन पर जाकर, और हमने लड़ाई लड़ी है। फैसला क्या जनता देती है, जनादेश क्या आता है, एग्जिट पोल क्या आ रहा है, आपका जो कार्यकाल है केंद्र में, आप जरूर कह सकते हैं कि साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो आज आपकी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है ईज ऑफ डूइंग में सब कुछ सीख हुआ है, उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत जबरदस्त हो गई है, ये सब कुछ है, ठीक है। वो 10 शख्सियतों में 10वें नंबर पे हैं, ओबामा 6ठे नंबर पे हैं, महात्मा गांधी 4थे नंबर पे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने इस तरह से उनका आकलन नहीं किया है। देखिए, बिहार की जनता ने क्या आकलन किया है ये तो 8 को, लेकिन अभी भी आप जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें नेक टू नेक दिख रहा है। और इसलिए यह कहना, और हम अभी भी दावा कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हम जैसा परिणाम चाहते हैं वैसा परिणाम आएगा। एग्जिट पोल को हम चैलेंज नहीं कर रहे, ना हम ये कह रहे कि आप कैसा दिखा रहे हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी मेहनत का फल जनता देगी। बिल्कुल। आइए तो हम हमारे सहयोगी पूर्णेंदु के पास चलते हैं, ये जानने और समझने के लिए वॉर रूम में कि दरअसल इस पूरे एग्जिट पोल की प्रक्रिया क्या रही है। और पूर्णेंदु, क्या जो हम दूसरा आंकड़ा पेश करने वाले हैं शाम 6:30 बजे के आसपास, उस वक्त ऐसी स्थिति होगी
कि जो हम अभी पेश कर रहे हैं उसमें कुछ तब्दीली आ सके? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मार्जिन ऑफ एरर 3% जो हम लेकर चल रहे हैं उसमें 6:30 बजे के बाद इंडिया आगे आता दिखाई दे? जी, यहाँ पे हम जान लेते हैं पूर्णेंदु से। पूर्णेंदु, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आंकड़े अभी तक हमने पेश किए हैं उसकी प्रक्रिया क्या रही है, और जो 6:30 बजे हम फाइनल आंकड़ा पेश करने जा रहे हैं, क्या उससे तस्वीर बहुत ज्यादा बदलेगी या कमोबेश यही स्थिति रहेगी जो अभी हम दिखा रहे हैं? जी विशाल, डेटा हम लोग फाइनल कर रहे हैं। बिल्कुल 5 बजे तक का जो डेटा है हम उसे फाइनल कर रहे हैं। ट्रेंड कमोबेश शायद वही रहने वाले हैं एक बार, लेकिन हम दर्शकों के लिए इसको थोड़ा सा वो रखते हैं, 6:30 बजे उसका खुलासा करेंगे। एक बात यह है कि हम लोगों ने 190 से ज्यादा विधानसभा कवर किया है इस एग्जिट पोल के लिए, 11,000 से ज्यादा लोगों से बात की है, तो बहुत बड़ा सैंपल साइज है। और मुझे लगता है हमारा जो ट्रेंड है कि महागठबंधन को बहुमत मिलने के आसार हैं, वो मुझे लगता है हमारे परिणाम भी वैसे ही रहने वाले हैं। तो यानी कि स्थिति यही रहने वाली है, बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश कम होती दिखाई दे रही है। मैं यहां पर रामचंद्रन जी आपसे समझना चाहूंगा, अभी तक जो हम लोग बहस कर रहे हैं उसमें कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव एक ऐसे निर्णायक भूमिका के तौर पर उभर रहे हैं जो या तो नीतीश कुमार के लिए मेक एंड ब्रेक होंगे, या फिर क्या यही एक ऐसा किरदार रहा जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे प्रचार को केंद्रित रखा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा कहने को था नहीं बीजेपी के पास? मेरे ख्याल में लास्ट फेज में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी आगे बढ़ाई, उसने उसको ज्यादा नुकसान किया है रादर देन उसको कुछ बेनिफिट उससे मिले। दूसरी बात, मैं इलेक्शन 1971 से कर रहा हूं जनरल इलेक्शन जी। मैंने कभी भी ऐसे एक जंग दो लोगों के बीच में जो अलग अलग राजनीतिक दल को बिलोंग करते हैं, ऐसे जंग होते हुए देखा है। एंड हिस्टोरिक है कि इलेक्शन कमीशन जब से इलेक्शन संभाल रहा है इस देश में इंडिपेंडेंस के बाद, 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुई, पहली बार ऐसे बोला है कि आपको जो भी विज्ञापन देने हैं अखबारों को वो हमसे क्लियर करवाइए फिर छापिए। ये कभी हिंदुस्तान में पहले नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हम ये समझें कि अगर किसी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से ऐसी चीजें बुलवाई हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है, तो मेरे ख्याल में बीजेपी ने अपने आप में कोई गलती जरूर की है। कुछ लकीरों को पार किया। राहुल देव साहब, तो आज तक कभी नहीं किया। राहुल देव साहब, आपकी जिज्ञासा क्या है चुनाव को लेकर? जिज्ञासाएं तो कई हैं। एक तो बिहार के भविष्य को लेकर, बिहार अपना भविष्य की दिशा क्या तय करता है और फिर उसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है, सारे मैं समझता हूँ देश की जिज्ञासा होगी। लेकिन एक ये बात कि हम देख रहे हैं कि बहुत मैं समझता हूँ इतिहास में शायद पहली बार ये एक विधानसभा का चुनाव कम लग रहा था और एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री का चुनाव सीधा सीधा दो इन असमान पदों पर बैठे व्यक्तियों का चुनाव, आपसी लड़ाई और रंजिश ज्यादा लग रही थी। हमने शायद पहली बार देखा कि एक प्रधानमंत्री ने एक विधानसभा चुनाव में इतना ज्यादा समय दिया हो, इतनी ज्यादा सभाएं की हो, इतना अपना निवेश किया हो, अपने को इन्वेस्ट किया हो और अपने को बिल्कुल झोंक दिया हो, और वो भी तब जब उनके बाद 2-30 नंबर के स्थानीय प्रादेशिक नेताओं की जमात बड़ी एक फीकी सी नजर आती थी। तो एक ये असमान लड़ाई भी थी मैं कहूंगा। तीसरी बात ये कि पहली बार बीजेपी जो कभी केंद्रीय धुरी की पार्टी नहीं रही है बिहार में, वो दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी रही है, वो उसकी सत्तारूढ़ पार्टी बनने के लिए लड़ रही थी। एक ही झटके में उसने वो एक छलांग में वो ये हासिल करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या नतीजा निकलता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। और जितनी मैं कहूंगा कि विभाजक जितना प्रचार इस बार हुआ है, डिवाइसिव हुआ है, उसका प्रतिसाद लोग कैसे देते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है, ये देश के लोकतंत्र के लिए भी मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण होगा। राहुल जी, आपने जो बात कही, वाकई में अगर इन 5 चरणों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि इन 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार का एक अलग अलग स्तर हमेशा रहा और ये स्तर कहीं कहीं निम्न स्तर के भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। इस पर हम करेंगे विस्तृत चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है बिहार के चुनाव के संपन्न होने के बाद। वहां क्या हो रहा है आइए आपको दिखाते हैं। की है तो एक बहुत ही अच्छा संकेत है और कठिनाइयों के बावजूद भी वोटर्स ने बढ़ चढ़ के डिफरेंटली एबल्ड। अब कुछ देर में आपको फिर लिए चलेंगे। थोड़ी देर में हमें बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी अपनी पीसी कर सकते हैं। अजय, लगता है प्रभात झा साहब से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे या नहीं,
उस बारे में उनका क्या सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर पटाखे नहीं फूटेंगे तो इसका मतलब बीजेपी महागठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए। प्रभात झा साहब, भारतीय जनता पार्टी का अपना अनुमान है कि वह 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और पटाखे भारत में फूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फोड़ेंगे। यह अभी तक लग रहा है, और आपके ही सर्वे में जिस तरह का नेक टू नेक फाइट दिखाया जा रहा है उसमें अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल प्रभात जी, आइए जरा मैं कुछ एक चीजें, अगर आप, क्योंकि आप बहुत चीजें संजीदगी से कहते भी हैं और बेबाक तरीके से भी, ये पाकिस्तान में पटाखे दगाने का जुमले का मतलब क्या है? क्या ये उसी तरीके से था कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा करा देंगे? कहना क्या चाहते थे अमित शाह जी? हम सब समझ नहीं पाए ये किस पाकिस्तान की बात हो रही थी, वो जो सरहद के पार है या वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के कोनों में बस रहा है? देखिए, भाषण देते समय क्या कहा जाता है और किन संदर्भों में कहा जाता है, यह जो देते हैं वे ही बता सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि इसके पीछे राष्ट्रीय भावना रही होगी कि इस तरह की बात अगर होती है तो यह ऐसा होगा, लेकिन हम यह जानते हैं कि जो आज आप एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, उस एग्जिट पोल में आप नेक टू नेक दिखा रहे हैं। हमारा संदेह नहीं है, हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी राजीव जी, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण से इतना ही पूछना चाहूंगा कि दिल्ली के चुनाव के पहले तक, जब तक रिजल्ट नहीं आया था, तो हर प्रवक्ता इनका कहता था ये मैंडेट मोदी सरकार के लिए मैंडेट है। आज ये कहने के लिए क्यों मजबूर है कि मोदी जी का इसमें चुनाव में कहीं कोई लेना देना नहीं, केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई मैंडेट नहीं होगा, हम चुनाव आप चाहते हैं कि ये कहें कि ये प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल मैंडेट? देखिए, चुनाव किसके विरुद्ध हुआ? मोदी जी ने जिस तरह से अपने आप को झोंका, प्रस्तुत किया, उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि मेरी सरकार बढ़िया काम कर रही है। चाहे वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते हो, और हर मुद्दे में, हर उसमें भाषण में उनके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दिखता था। मेरा कहना यह है कि देश को हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स, देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, बिहार अगर उसको नकारता है तो निश्चित रूप से मोदी सरकार के विरुद्ध एक आधारम बनने का काम होगा, और बिहार उसको नहीं नकारता है तो निश्चित रूप से और अभी आप और बहुत सारी वारदातें देखने के लिए तैयार रहिए देश में। उससे ना तो एफडीआई आएगी, ना एफआईआर आएगी, ना देश का माहौल, ये डर का माहौल कांग्रेस बड़े जबरदस्त तरीके से डर का माहौल कह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों ने कह रखा है कि भागो भूत आया। देखिए, अरे भाई, एक चुनी हुई सरकार है, जनता ने इसे चुना है, आप इसे भूत नहीं कह सकते। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ने और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके मंत्रियों ने किस तरह के वक्तव्य दिए हैं? कुत्ते के पिल्ले से लेकर कुत्ते तक तुलना की है लोगों की। क्या इस तरह के वक्तव्य, इतने अशिष्ट वक्तव्य होने चाहिए? मैं आपको रोकना चाहूंगा सिंह साहब, लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपकी भी जिज्ञासा और दिलचस्पी होगी। राजीव त्यागी साहब, आप लालू प्रसाद यादव का अपमान कर रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप बीच में टिप्पणी कर रहे हैं। वो आपके महागठबंधन के बड़े नेता है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव कुछ कह रहे हैं। कोई सर्वेक्षण करने वाले लोग जो आकलन करके दिखा रहे हैं लोग, किन्हीं को हम बुरा भला नहीं बोलते, लेकिन आप बात करते हो एक आदमी से, और लालू 1 लाख आदमी से रोज बात करता था, और नीतीश कुमार का जोड़ दीजिए तो 2 लाख हो गया। और जो मैंने देखा कि कड़ाके के धूप में सारा नर नारी, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल 4 मान प्रोग्राम है मेरा कि हम 10 बजे आएंगे तो 8 बजे से शुरू करेंगे, तो 190 सीट हमको आएगा गठबंधन को, 190। अब बीजेपी को मतलब 10 आखिर 40 में जो भी है 40-40 मिला तो मिला, नहीं तो भी साफ है। तो 190 सीट पर हमारा आधार है, हमारा जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग, ये लोग अंदाज में ये लोग सोच रहे होंगे पिछड़ा वोट बटा है, ये समझ रहे होंगे बटा होगा, कहीं नहीं। इतना बड़ा तूफान और मुद्दा साफ साफ था, जो उल्टा पुल्टा मुद्दा जो लोग दिखाते हैं, हम पिछड़ों को, हम दलितों को और हम अकलियत के लोगों को खुद इन्होंने छेड़छाड़ करने का काम किया। मुद्दा था सीधा मोहन भागवत ने जो खोल दिया बात, असली बात खोल दिया कि पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का रिजर्वेशन समीक्षा करके खत्म करो।
ये बहुत सीरियस पहला मुद्दा ये था, पूरा बिहार गर्म हो गया। दूसरा मुद्दा था, इन्होंने जो कम्युनल बात करने का बहुत कोशिश किया, कम्युनलाइज करने का, 2 मास के बाद बोला, सब कुछ किया। कोई बिहार की जनता ने जो एब्यूज किया, नरेंद्र मोदी ने जो गाली दी, भाई सुनिए, भाई रुको ना, नरेंद्र मोदी ने जो बिहारियों को गाली दिया और मुझे शैतान कहा, इस पर लोगों ने काफी सीरियस नोटिस लिया कि भाई देश का प्रधानमंत्री बिलो बेल्ट बात करता है, बिहारियों को गाली दे रहा है, काम कुछ नहीं किया और जो वादा किया था उन दिनों में, दाल से लेकर के प्याज से लेके महंगाई से लेके ये सारा मुद्दा था हम लोगों का। मैंने सीधे दे इनवाइटेड अस, मतलब सारा मुद्दा आपको मालूम है कि पूरा यहाँ पिछड़ा वर्ग एक पैर पर खड़ा था। हम उन लोगों को सल्यूट करते हैं, सारा पिछड़ा वर्ग को, अकलियत को, अदलित लोगों को। रामविलास जी का भी जो दावा रहता था वो भी वोट टूट गया। सारा लोग बोला कि भाई ये तो हमारा रिजर्वेशन छीनना चाहता। सामाजिक न्याय के सवाल पर जैसे 95 में गोलबंदी थी और सन 77 में, उससे भयानक गोलबंदी अभी हुई है। उस आधार पर मैं दावा ठोकता हूं कि 190 सीट पर अब फिर रिजल्ट होगा तो मालूम हो जाएगा। लोग अपना अपना आकलन करते हैं। शहरी लोगों के बीच में बैठ के और डिबेट करा के, आप ग्रास रूट की जानकारी लोगों को नहीं है। किससे बतिया दिए, कहाँ बतिया दिया था, सीधा एकदम। देखो मेरा छाती कितना ऊंचा है, 56 इंच मैंने मोदी 56 इंच सीना। 56 इंच का सीना कोई यादव या पासवान या गरीब का हो सकता है। तो बिल्कुल हम देखा कहीं कहीं ये इतना 3 गो बेसी, तो ये वो काम, तो ओने काम गर्म हो गया है ना। सीधा मुद्दा वो था, सीधा मुद्दा था कि सारा बैकवर्ड और जो अपर कास्ट के लोग थे वो बिल्कुल भोथर हो गए, बिल्कुल स्लो हो गए, बिल्कुल कहीं बूथ पर भी नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि कौन मुंह लेकर हम जाए नरेंद्र मोदी को डिफेंड करना। कुछ किया नहीं, धोखा दिया सारा। तो इसलिए लोग कुछ जोड़ते हुए हैं, कोई मैच नहीं है ना हमारा वोट का गठबंधन का। और जब हम और नीतीश इकट्ठा हुए, 2 बैकवर्ड नेता इकट्ठा हुए, तो कोई बात बाकी रह गया था क्या? हम चारों तरफ, हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, ऑनर्स हमको है। पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस, उसको फोरकास्ट किया जा सकता है कि क्या होगा। 190 आएगा। जिला के जिला साफ है, मैं बता देता हूँ, आप नोट कर दीजिए। जिला का जिला साफ है, कंपटीशन था एक जिला का दूसरे जिला से। और आपको याद होगा कि आज जो 57 सीट का था ना, 57 वाला सीट था, आज भी फिनिशिंग ऑल इज वेल दैट्स इन्स वेल, यही इलाका था जहां हम लोग उनके उस वेव में हम लोग जीते थे। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू, नीतीश और कांग्रेस को 3 इडियट्स कहा, तो उसी तर्ज पर आज लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं ऑल इज वेल। ऑल इज वेल है। हम इस पर आपके साथ आ रहे हैं, विस्तृत चर्चा, और साथ साथ कुछ ही मिनटों के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस आएंगे। और हमारा जो फाइनल डेटा है वो अब आ चुका है। 6:30 बजने के साथ ही हम आपके सामने पेश करेंगे न्यूज नेशन का सबसे विस्तृत पोल।
फाइनल डेटा कि आखिरकार कौन आगे और कौन पीछे। मार्जिन ऑफ एरर रहेगा, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं न्यूज नेशन के एग्जिट पोल का वो आखिरी डेटा जिसका इंतजार हम सबों को था। और इसके साथ साथ अब आपको बता दें, हमारे विस्तृत पैनल पर हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बहस जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो है हमारे आंकड़े। जी हां, अभी तक जो आंकड़े आखिरकार हमारे पास आ रहे हैं, 46% वोटिंग परसेंटेज के साथ ऐसा लग रहा है कि 123 से 127 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यानी कि 125 सीटों के आसपास महागठबंधन के पास पहुंचने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। 44% वोटिंग शेयर के साथ 112 से 116 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, यानी कि 114 सीटें अन्य के खाते में। 10% वोटिंग परसेंटेज जाता दिख रहा है, जिसका मतलब 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। यानी कि हमारा फाइनल डेटा जो अब आपके सामने है, ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन पूरी स्थिति में है कि वो अपने दम पर सरकार बनाए। अगर यही स्थिति रहती है तो एग्जिट पोल के आधार पर, जो कि हमने 190 विधानसभा की सीटों में 11,000 रेस्पोंडेंट से हम लोगों ने बातचीत की है, और उसके आधार पर ये एग्जिट पोल अभी आपके सामने है। जाहिर सी बात है प्रभात जी, आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल है, अलग अलग दावे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं इस एग्जिट पोल में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? तमाम मुद्दों पर बातचीत होती रही, लेकिन ऐसा लगा कि इस बिहार चुनाव को देखते हुए या तो आप दादरी कांड पर बिहार में बात करते दिखाई दिए, गौमांस पर बात करते दिखाई दिए, बाहरी बनाम बिहारी के मुद्दे पर बातचीत करते दिखाई दिए, यहां तक कि चुनाव के आखिरी फेज में शाहरुख खान को हम लोगों ने आतंकवादी तक बनते देखा। क्या यही है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिहार के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने विकास पर चुनाव लड़ा है और आरोप का जवाब दिया है। आप उसको किन संदर्भों में लेते हैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना जानता हूं कि पहले दिन से लेकर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात हमने की है, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, इसलिए कि विकास ही अंततोगत्वा लोकतंत्र में प्राथमिकता रखता है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसी भी राज्य का, राष्ट्र का विकास मायने रखता है। प्रभात साहब, मैं बिना लाग लपेट के एक सवाल पूछता, आपको लगता है आपको आरएसएस चीफ मोहन भागवत के रिजर्वेशन की समीक्षा वाले बयान ने हरा दिया बिहार में? किसने कह दिया आपको? आप तो परिणाम देने लगे। उस बयान का अर्थ अनर्थ करने से कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया में जो कुछ था वो नीचे तक नहीं था और उसको समझने की कोशिश की गई और विपक्षियों ने उसको आरोप लगाया, विपक्षियों ने हथियार बनाया, लेकिन इसके कारण बिहार की जनता को हम दोष दे देंगे? नहीं। राजीव रंजन जी, बिहार में अगड़े बनाम पिछड़े इस मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव लगातार आगे रहे और जो तमाम मुद्दे हावी रहे इस बार बिहार के चुनाव में, ऐसे मुद्दों पर आमतौर पर बिहार में चर्चा बहुत कम हुआ करती है। क्या आप मानते हैं कि इसका फायदा आप लोगों को भी भरपूर हुआ अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में? देखिए, ये तो पूरी तरह से एनडीए के प्रचार तंत्र की विफलता है। जिन मुद्दों को उन्होंने चयनित किया वो बिल्कुल ही बिहार की जमीनी तौर पर उनको स्वीकार्यता नहीं हासिल थी। आरक्षण को लेकर के जिस तरीके का बयान मोहन भागवत जी का आया वो पूरी तरह से बैकफायर किया और पूरे बिहार में दलित पिछड़े एकजुट होकर के महागठबंधन के साथ आ खड़े हुए। जहां तक सामाजिक सौहार्द का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जब जो विकास की बातें वो बार बार कह रहे हैं, प्रभात झा जी भी बोलते हैं और उनके बाकी नेताओं के बयान भी विकास को लेकर आ रहे हैं। विकास को लेकर तो नीतीश कुमार जी ने अपनी बातें रखी और जनता को विश्वसनीय इसलिए दिखा कि जमीन पर विकास 10 वर्षों में हुआ है। आने वाले 10 वर्षों में कैसा बिहार बने, इसके लिए वो जो दृष्टि है वो भी उन्होंने सामने रखी। रोक रहा हूं फैजल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कई सहयोगियों ने दादरी कांड के बाद और उसके बाद जो वो दलित कांड हुआ हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी पर एक तरह से अंकुश लगाने की बात कही। आप लोग क्या कहते हैं, क्या इन तमाम मुद्दों का असर हुआ है? आपका प्रभाव कम हुआ इसकी वजह से? फैजल साहब, ऐसा लगता है कि उनसे फिलहाल हम बात नहीं कर पा रहे हैं। राजीव जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन मुद्दों को आप उठाकर, जो सवाल अभी राजीव जी के सामने रखा है, आप लोगों ने भी तो इसको जबरदस्त इनकैश किया ना। राहुल गांधी ने जो भी रैलियां की उसमें मोदी पर ही प्रहार करते रहे, खुद के अपने तो कोई विचारधारा थी नहीं, कोई विकास की बात कर नहीं सकते थे। राज्य से आप तकरीबन लगभग 20 साल से बाहर है। आपने मैंडेट जो लिया था 2014 में
राइट टू विकास लिया था, राइट टू डेवलपमेंट लिया था, राइट टू लाई नहीं लिया था, राइट टू हिपोक्रेसी नहीं लिया था। तो मोदी जी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं जहां साहब से पूछना चाहूंगा, 13-14 और 14-15 के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कोर सेक्टर में 0.2% की गिरावट है। 4.2% थी 13-14 में ग्रोथ कोर सेक्टर की, अब 0.2% की गिरावट है, 4% रह गई है। एग्रीकल्चर में आप अगर प्रोड्यूस देखेंगे, एग्रीगेट प्रोड्यूस देखेंगे, उसमें करीब करीब 80 लाख मैट्रिक टन की कमी आ रही है 2014-15 की वजह से आप मानते हैं? लेट मी फिनिश लास्ट। मनरेगा में 41% आज रोजगार कम मिल रहा है पूरे देश में। एक्सपोर्ट 16% घट चुका है 13-14। आप अपना दौर भूल गए हैं क्या? किस विकास की बात कर रहे हैं? अगर मैं राजीव जी, आप वो आंकड़े उठा रहे हैं जो आपको फेवर करते हैं। मैं ऐसे कितने आंकड़े गुड़ा दूंगा जो इस सरकार के आने के बाद 15 साल में तब्दीली हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ब्रांड इंडिया आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, अभी फोर्ब्स ने अपनी पत्रिका में मोदी की शख्सियत को बताया। आप इसको क्यों, मैं और बता रहा हूं, फर्स्ट 6 मंथ में $31 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है चाइना अमेरिका से ज्यादा। जो सवाल उठाए एक्सपोर्ट क्यों घट रहा है? राजीव जी आपने जो सवाल उठाए, प्रभात जी, इससे पहले कि आप हमसे विदा कहें, मैं अब चाहता हूं कि इसका जवाब आप दें। क्या वाकई में जो कुछ हो रहा है वो 17 महीने में ही है? उसके पहले यूपीए सरकार दरअसल अपनी तमाम कारगुजारियों को भूल जाती है, कालीन के भीतर डाल दे रही है। यूपीए सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि जनता ने उनको क्यों हटाया। क्या 16 महीने के कार्यकाल में सब बातें चाहिए और ये 44 पर क्यों आई? अगर अभी भी समझ में नहीं आता तो हम क्या करेंगे उसके लिए? सर ये आपके लिए सबक नहीं है। जवाब नहीं हुआ, ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। ये तो मैंने प्रश्न उठाया कि आपने जो वादे किए थे उन वादों को आपने कहां तक कार्यान्वित किया। अगला मुद्दा हमारा नौजवानों को रोजगार का है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, पहले किसान हमारा मुद्दा था, सांप्रदायिक विद्वेष जो बना रहे वो दूसरा मुद्दा था, अब तीसरा मुद्दा हमारा बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा। जो काम यूपीए 10 साल में नहीं कर पाई, आपसे 16 महीने में चाहती है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, अब ये समझना चाहिए उनको। और जनता को, इसका मतलब वो जनता के मैंडेट पे प्रेसिडेंट लगा रहे हैं। उनको लगता है कि जनता समझदार नहीं है, जनता को आंकड़ों से गुमराह करने की कोशिश करें। आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं डॉक्टर नवल किशोर। हमने तो अपने एग्जिट पोल दिखाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो अपना एग्जिट पोल लेकर आए हैं और उनका सैंपल साइज भी 1 लाख का, तो उनका 1 लाख का नीतीश कुमार का है, प्रतिदिन का 1 लाख प्रतिदिन का। ये जो कहा जा रहा है, आपको लगता है अभी भी आप अति आत्मविश्वास में हैं? और ये अति आत्मविश्वास कहीं फिर से उस रास्ते पे ना ले जाए जिस रास्ते पे 15 साल बिहार रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, लालू जी ने जो बात कही है उसका एक आधार है। उन्होंने जो जमीन पर मेहनत किया है और जो एक महागठबंधन के रूप में उन्होंने एक कार्यक्रम, विकास का कार्यक्रम दिया है, जिस महागठबंधन में एक फेस है और उस पार्टी का एक बहुत बड़ा बेस है बिहार में, यह उसकी बात है। और जिस तरह से मेहनत उन्होंने जमीन पे किया है, सारे नेताओं ने किया है, वह उसका एक नमूना है। और वही कारण है कि वो इस तरह की बात कह रहे हैं। इसमें इसलिए दम है कि वह निरंतर जनता के साथ जुड़े रहे हैं। जनता के साथ तो हर कोई जुड़ता रहता है नवल जी, लेकिन 190 सीटें 243 से कहना अपने आप में अतिशोक्ति से कम नहीं है। सिंह साहब, नहीं, लेकिन मुद्दों की बात अगर करें, इस बार के बिहार के चुनाव में विकास मुद्दा न रहा, ये तो हम सब मानते हैं, लेकिन जो अति सांप्रदायिक बयान सामने आते दिखाई दिए, क्या इसी आधार पर अब अगले चुनाव इस देश में होते दिखाई देंगे? नहीं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो काफी नीचे आया है, लेकिन हर बार ये नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी कहिए तो मोदी जी के आने के बाद पॉलिटिकल डिस्कोर्स में विकास आ गया है। आज किसी भी चीफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं कि वो ये कह के निकल जाए कि नहीं, मुझे विकास से कुछ नहीं देना है। आज वो MMR, IMR, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी बात वो खूब करता है जी। लेकिन बिहार में जिस तरह डीजेनरेट हुआ, उसमें टैक्टिकल एरर बीजेपी का बड़ा साफ साफ दिखाई देता है। आप ये नहीं समझ पाए कि आप लालू को टारगेट कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम है कि 1.5 साल पहले इसी लालू, जबकि एक पैर जेल में था, उस लालू को 73 लाख वोट मिलते हैं जी। आपको पूरा जोर लगाने के बाद 2014 में 1 करोड़ 4 लाख वोट मिलते हैं। लालू को अकेले दम पे 73 मिलते हैं, जबकि नीतीश साथ नहीं थे जी। नीतीश को 58 लाख मिलते हैं। तो आपको यह समझना चाहिए था कि बजाय लालू के टारगेट करने के, और लालू के तो स्टाइल है 1 लाख पर डे आदमी से मिलते हैं। मैं तब से जोड़ रहा हूं कि अगर 1 सेकंड भी एक आदमी मिले तो 10,000 आदमी पूरे 24 घंटे में मिलेंगे, जब वो नहीं सोएंगे तब भी।
तो ये 1 लाख कम मिल लेते हैं। लेकिन तो लालू का एक डिक्शन है। आपको नहीं लगता गिरिजा शंकर जी, आपको नहीं लगता कि अब लालू और नीतीश कुमार के बीच में एक मानसिक द्वंद्व चल रहा होगा? नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे लालू प्रसाद यादव ज्यादा सीटें लेके आए, क्योंकि वो जानते कि लालू प्रसाद यादव बार्गेन करने में माहिर है, और जब सरकार चलाने की बात आएगी नीतीश उस फ्रीडम के साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फैमिली पॉलिटिक्स ये सारी चीजें हैं। में उनका ये तेवर, अभी उन्होंने अपर कास्ट पे अटैक कर, वो छाती दिखाना वो अपने आप में समझाता है। सोशल ओके गिरिजा जी, वो सही है आपका कहना। देखिए, जितने भी सर्वे चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद से अब तक हुए हैं, हर एक में एक सवाल पूछा गया कि लालू यादव को साथ लेने से नीतीश कुमार को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, और मोटे तौर पर हर बार यही आया कि नुकसान हुआ है। लेकिन आप देखिए, चुनाव जब डिक्लेयर होने के पहले जब गठबंधन बना, तब नीतीश कुमार की अपनी सोच और अपना कॉन्फिडेंस कितना था। आज की तारीख में लगता है कि लालू न होते तो नीतीश को फायदा होता, लेकिन उस दौर में लालू यादव का होना नीतीश कुमार के लिए बहुत जरूरी था। लालू सामने आ गए, नीतीश कुमार अब तक सामने नहीं आए। अगर हम इसी मुद्दे पर बात करें, लालू यादव जो हैं, वो जिस दबाव की बात जो अब लग रहा है हमको कि आगे करेंगे, नीतीश कुमार बहुत चालाक पॉलिटिशियन है, और वो किसी भी तरह से यदि वो बीजेपी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए और बड़ी सफाई से बीजेपी का पल्ला छोड़कर बाहर निकल गए, तो लालू यादव को अपने ऊपर हावी होने देंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। राहुल जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बिहार में जब कई लोगों से बातचीत हुई और जहां भी महागठबंधन के सत्ता में आने की बात होती थी, तो लोगों का पहला यह था पता नहीं सरकार कितने दिन चलेगी। अगर यह स्थिति वाकई में आती है जहां खींचतान इतनी बढ़ जाए, क्योंकि लालू जी का एक अलग तरीका है काम करने का, नीतीश जी एक अलग शैली के आदमी है, इन दोनों में तालमेल ना हो पाया, तो क्या बिहार में एक बार फिर हम मतदान की बात देख रहे हैं, या हम ये देख सकते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ फिर वापस आ जाए? नहीं, उसकी संभावना तो खैर अब बिल्कुल नहीं है। थोड़ी समस्या तो होगी, खींचतान निश्चित रूप से होगी, क्योंकि लालू कोई भी अपनी प्रकृति से बहुत ज्यादा बदल नहीं सकता। लालू जी की अपनी एक प्रकृति है, और उनका एक जो ठोस वोट का जो आधार है वो अपने को असर्ट करेगा। लालू भले ही उतना ना करें राजनीतिक स्तर पर सरकार को चलाने के लिए, लेकिन जो जमीनी सच्चाइयां हैं, वहां पर जो जातियों के जो समीकरण है बिहार में, उसमें कोई एक बड़ी दबंग किस्म की जो एक उनका आधार है, तो वो अपनी दबंगई छोड़ देगा, वो बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर रहेगा। इसकी संभावना थोड़ी कम है, तो इसलिए थोड़ी बहुत टकराहट खींचतान होती रही। एक मिनट राजीव जी, रामचंद्रन जी, हम महागठबंधन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात करते हैं, मान लीजिए कि एग्जिट पोल जो हम लोग तमाम चैनल से दिखा रहे हैं वो सही निकलते हैं, और हमारा एग्जिट पोल सही निकलता है, खुदा न खास्ते भारतीय जनता पार्टी नहीं सरकार बना पाती है। ऐसी सूरत में अमित शाह जी का क्या होगा, क्योंकि आज तक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर माने जाते रहे। नेतृत्व में दिल्ली सुपड़ा साफ, बिहार पूरा दमखम, 100 रैलियां और वहां पर हार। ऐसी स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी विचित्र विडंबना खड़ी होगी, आरएसएस और ज्यादा हावी होता दिखाई देगा। अजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसीलिए एक चीज दोहराना चाहता हूं कि 4 दिन पहले राजनाथ सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी पार्टी के, उन्होंने बड़े शोर से स्टेटमेंट इश्यू किया कि अमित शाह जी को एक और टर्म मिलने वाला है। जी, आखिरकार मेरे ख्याल में अमित शाह के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी साहब के लिए भी ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट उभर के आएगा। सवाल उठाए जाएंगे कि क्या ये वोट गेटर्स हैं कि नहीं, कि इनकी इन्फ्लुएंस घटती जा रही है। हम ये ना भूलें अजय जी, 3 महीने तक अगर कोई भी एक इंडिविजुअल बीजेपी में सक्सेसफुल था इलेक्शंस लड़ने में, तो वो मोदी साहब थे। पिछले साल के जनरल और ये भी देखना होगा दिल्ली में जो उनका हाल हुआ, उससे वो सबक नहीं सीख पाए। मेरे हिसाब से उन्होंने जो गलतियां दिल्ली में रिपीट की, वही उन्होंने बिहार में भी की। शत्रुघ्न सिन्हा और आरपी सिंह, इनका क्या होगा, इन पर भी बात करेंगे बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं यहां पर जरूर कह दूं, सब लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार के विकास की छवि, लेकिन उन्होंने जो ईबीसी को अलग किया ओबीसी से, जो उन्होंने दलित में महादलित को लेकर आए, उसका भी उनको फायदा मिला कहीं ना कहीं। तो यहां पर हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन ने नीतीश कुमार को, और खासकर महिलाओं का और फर्स्ट टाइम वोटर का बहुत जिक्र हो रहा है, यंग वोटर का, उन्होंने किसकी ओर मतदान किया, क्या सोच के मतदान किया, इस पर भी चर्चा करेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। तो न्यूज नेशन के एग्जिट पोल से यह साफ है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वोट परसेंटेज और नतीजे सामने आए हैं, हालांकि जो एक तरह से कहा जाए लड़ाई है वो भी आसपास की नजर आ रही है, लेकिन
अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की हर रणनीति कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई है और यही कारण है कि महागठबंधन 2% वोट से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और सीटों के लिहाज से अगर इसमें थोड़ा सा हम देखें तो एक तरह से जो जादुई आंकड़ा है 122 का बिहार की राजनीति में, बिहार की सत्ता में बैठने के लिए, वो महागठबंधन के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। सुदेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश वर्मा साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि ये सही दिशा में जाता हुआ नतीजा है या आपको लगता है कुछ चमत्कार अभी भी हो सकता है? देखिए, आपने बहुत मेहनत किया होगा, बहुत साइंटिफिक एनालिसिस होगा आपका, मैं ये मानता हूं। तो हो सकता है कि आपके जो आंकड़े हैं वो सच बोल रहे हों, लेकिन देखिए हमें लगता है कि स्वीप होना चाहिए किसी के लिए भी, या तो हमारे लिए स्वीप हो या उनके लिए, क्योंकि पब्लिक जो है, मतदाता जो है वो क्लियर मैंडेट देना चाहती है। इतने क्लोज मैंडेट की संभावना नहीं लगती, क्योंकि बाकी भी जो एग्जिट पॉल्स आए हैं दूसरे चैनल में दिखा रहे हैं, कहीं हमें 2-4 बढ़त दिखा रहा है। क्योंकि अगर देखिए एक पैमाना जो है, जिसको पता नहीं आपने कितना एनालाइज किया, आप समझा पाए तो रमेश जी अच्छा होगा, कि नरेंद्र मोदी जी की रैलीज में इतनी भीड़ आए, जन सैलाब लगता था, मतलब ये कोई रैली नहीं। सुदेश जी, अगर मैं आपको बीच में रोकूं, क्षमा चाहता हूं, अगर आप लोग ये मान रहे हैं कि मोदी जी की वजह से इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो खुदा न खास्ता अगर वही हुआ जो न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के हिसाब से है, तो क्या इस हार को मोदी जी की हार माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये दोनों दो मुद्दे हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे सबसे बड़े कैंपेनर हैं, और चूंकि विकास की हम बात नहीं, दो मुद्दे कैसे? अगर जिस व्यक्ति के आधार पर बिहार की जनता गैल्वेनाइज हो रही है, अगर वो जनता वोट नहीं देती है तो फिर किसने गैल्वेनाइज किया? देखिए बिहार का मुद्दा क्या है, किस चीज पर वोट पड़ रहा है? वोट पड़ रहा है कि क्या हम बिहार को जंगल राज में वापस ले चलेंगे, या विकास की जो एजेंडा को हमने दिया है उससे जुड़ेंगे। तो आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो नवल किशोर जी आपको इसका जवाब देना चाहते हैं। नवल किशोर जी, मैंडेट नीतीश कुमार के ऊपर है, मैंडेट हमारे ऊपर। बिहार के संदर्भ में इनको दो बात जान लेनी चाहिए कि अमित शाह और मोदी जिस तरह के प्रचार तंत्र में विश्वास रखते थे गुजरात में, वह पूरी तरह बिहार में ध्वस्त हो चुकी है। और विकास के मुद्दे और विकास की चर्चा जो नीतीश कुमार और लालू जी मिलकर महागठबंधन के साथ जिन्होंने किया है, उसका एक जमीनी हकीकत है, एक बेस है। और वैसे महागठबंधन के पास एक फेस है जिसको पूरी जनता अच्छी तरह जानती है, उसको टेस्ट की कर चुकी है। तो यहाँ पे मैं यही दोनों बात कहना चाहूंगा कि दोनों मॉडल, एक जो कैंपेन का मॉडल था गुजरात में, वो ध्वस्त हो चुका है बिहार में। और चूंकि जो विकास का मुद्दा वो कह रहे थे उस पर कभी उन्होंने बात ही नहीं की, इसलिए वह मुद्दा कम से कम आरजेडी को तो विकास की बात नहीं करनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने अपने कैंपेन में कहीं विकास की बात नहीं की, पहले बनाम पिछड़ा। महागठबंधन का आप घोषणा पत्र देख लीजिए, वो पूरी तरह से बिहार की जनता को मालूम है। अच्छा, उन्होंने कहा मेरी छाती देख लो, छाती देखने और छाती पीटने में बड़ा महीन अंतर है। ये उनको जवाब देने के लिए था जो बिहार के जनता को गुमराह करने का कोशिश कर रहे थे, कम्युनलाइज करने का कोशिश कर रहे थे। और एक तरह के गोलबंदी जो हो चुकी थी पिछड़ा, दलित और सवर्ण गरीब में, उस गोलबंदी को तोड़ने का प्रयास था, वास्तव में नहीं। निश्चित रूप से 56 इंच के सीने को वोट करने के बाद देश की जनता छाती तो पीट रही है, और क्या कर रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, गठबंधन की पॉलिटिक्स पे आपने जो टिप्पणी की थी, देश में एक दौर। अच्छा राजीव जी, आप ये बताइए, अगर खुदा न खास्ता आपकी सरकार बन गई, कांग्रेस का कितना से होगा उसमें? कांग्रेस का निश्चित रूप से, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जब जब सांप्रदायिक शक्तियां देश में उठेगी, उनका विरोध करने के लिए सांप्रदायिक शक्ति को तो आप हराकर सत्ता पे आएंगे ना, सत्ता के बाद क्या करेंगे? सत्ता में निश्चित रूप से हमारा एक बड़ा से होगा। चलिए राजीव जी, यहाँ पर हम कुछ पलों के लिए रुके, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, 2009 में वही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा लालू प्रसाद से हाथ नहीं मिलाएंगे। आज मजबूरी में आपको हाथ मिलाने पड़े, अपने पुराने दिन को मत भूलिए। उन्होंने कहा अकेले चलेंगे, आज आप उनके कदमों में चले गए और 40 सीटों में आप खुश हो गए। बहरहाल यहाँ पर हम कुछ पलों के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल पर ये विस्तृत चर्चा लगातार जारी है।